आपको बीपीएससी टियर 3 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर में, नीचे आप उसका सोर्स देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। एक और क्वेश्चन आप देखिए, ये भी टियर 3 में पूछा गया था और नीचे आप इसका सोर्स देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। हम ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस और उनके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, बस आपको इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश शुक्ला और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीएस की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, जीएस में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं और किन किन सोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए, कहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी, मैं आपको उनके सोर्सेज भी दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस पूछे कहां से गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मेरा चैनल बीपीएससी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था, तो मैं आपको अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और आपको मैं एक बेहतर स्ट्रेटजी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप जीएस में लगभग 30-35 स्कोर कर सकें, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको टीआरई के सभी पेपर्स उनके फाइनल आंसर की के साथ मिल जाएंगे और हम उनके जो है पीवाईक्यूज भी पोस्ट करते हैं पोल के रूप में, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और YouTube चैनल से भी आपको, चूंकि मैं समय समय पर ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, तो आपको YouTube को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, मैं सोर्सेज बताने से पहले मैं आपको प्रश्न दिखाना चाहता हूं कि प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि आप एक बेहतर स्ट्रेटजी समझ सकें। आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन कंटेंट को आपको फॉलो करना चाहिए, आप वो समझ सकें। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रश्नों पे कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं और आपको उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप इसमें देख रहे हैं 5 ऑप्शन है, बीपीएससी के द्वारा 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो सर विलियम बैटिंग हैं, विलियम जोन्स हैं और जेम्स टॉड हैं। तो देखिए, आपको अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर मैं आपको ये बता दूं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चैप्टर, आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 7 है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और मैं आपको बताऊं, ये है क्लास 8th की एनसीईआरटी। आपको पता है क्लास 6 में एंसेंट हिस्ट्री है, 7th में मिडवल हिस्ट्री है और क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री है। क्लास 8th में देखिए हमारे अतीत नाम से किताब आती है जो कि 2 पार्ट में आती है, तो ये सेकंड पार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 7 है। आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं अगर आपको इसका सोर्स दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका सोर्स, जिसमें आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे कि जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो देखिए, अभी तो इस बार में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सभी देखिए एनसीईआरटी ही है, क्लास 8th की एनसीईआरटी जो चलती है बच्चों की किताब, वही उसी किताब में से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जैसे अभी तो पूछ लिया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि ये विलियम जोन्स ने किया है। और जैसे अब आगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, तो हो सकता है टीआरई 4 में आपसे यही पूछ लिया जाए कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया। तो आपको प्रिपेयर रहना है, तो आप ये क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके। जतिन दास हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और फिर आप एक जो है चैप्टर देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 9 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये भी देखिए आपकी कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, हमारे अतीत, जो 2 भागों में आती है और ये है सेकंड वाला पार्ट। मतलब कि एक ही किताब से आप देख रहे हैं कि 7वें चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है और एक जो है क्वेश्चन 9वें चैप्टर से पूछ लिया गया है। अब मैं आपको इसका सोर्स दिखाऊं तो देखिए, इसी चैप्टर में एक ब्रैकेट में ऐसे ही भगत सिंह की जो है एक ऐसे फोटो लगी हुई है, आप देख पाएंगे अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो एनसीईआरटीज मैं जो है अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पे लिखा हुआ है, अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त। बीके दत्त कौन है? बटुकेश्वर दत्त हैं।
के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, जो कि एक हानि रहित बम है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपको एनसीईआरटी से इसका सोर्स मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए जियोग्राफी का क्वेश्चन है। हम सभी क्वेश्चंस को बात करेंगे, सभी क्वेश्चंस पे, चाहे वो हिस्ट्री का पूछा गया हो, ज्योग्राफी से पूछा गया हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, सभी पे हम चर्चा करेंगे। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपको वो ढेर सारी मार्केट वाली चीजों को नहीं पढ़ना है, आपको केवल इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को, और मैं आपको इंपॉर्टेंट किताब भी बता दूंगा कि आपको पूरी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है, आपको जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़नी है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कोशी है, गंडक है, काली नदी है। तो इसका आप देख रहे होंगे कि ये देखिए क्लास 9th की ज्योग्राफी है। क्लास 9th की जो ज्योग्राफी चलती है एनसीईआरटी, वो है भारत का भौतिक स्वरूप, चैप्टर का नाम है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप एक मैप आपको दिख रहा होगा, तो मैप में देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कोशी नदी है या जो गंडक नदी है वो सीमा बनाने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो तो बिहार के अंदर प्रवेश कर जा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए इसका सोर्स दिखाने का प्रयास करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ आपको सोर्स दिख रहा होगा कि काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। सीमांकन का मतलब होता है सीमा बनाती हैं। तो मतलब चाहे काली नदी हो, चाहे तिस्ता नदी हो, चाहे दिहांग नदी हो, ये क्या करती हैं, भारत और नेपाल का सीमा बनाने का कार्य करती हैं। जबकि ये कोशी और जो गंडक नदी है वो बिहार के अंदर प्रवेश करती हैं, नेपाल से आती हैं। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, आपको ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन वहां पे इजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। आप चैप्टर देख सकते हैं, ये चैप्टर है अध्याय 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये नियंत्रण एवं समन्वय जो आपको दिख रहा है, ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको मैं यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा, ये एक जो है ह्यूमन ब्रेन का है। तो नीचे में आप देख रहे होंगे कि पॉन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है। तो ये नीचे में आपको दिख रहा होगा। अब आप इसी का जो है हिंदी में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, पॉन्स है, मेडुला है, और सेरेबेलम को हम क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब आपको इसका सोर्स देख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ नीचे में आप देख रहे होंगे कि ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ये सभी जो है क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, मतलब बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। आप जैसे कि इसमें फिगर में भी देख चुके हैं, एक पूरा ही ब्रेन बनाया गया है इंसान का। मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला वगैरह आप सब बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि 10th की एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप और इधर देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, पेट है, प्लीहा है या फिर यकृत है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो इधर आपको दिख रहा होगा ये अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो ये देखिए, ये जो डिसीज से रिलेटेड चैप्टर है ये आपको मिलेगा। तो हालांकि बायोलॉजी की एनसीईआरटी में जो क्लास 12 की है, और ये मानव रोग वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और कुछ आप 11 या 12 की एनसीईआरटी से पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन कक्षा 12 की जो कक्षा 12 की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उससे आप मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। डिसीज से जो कि क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से आते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, इसमें एक दिया हुआ है फिगर, उसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो है मच्छर हमें काटते हैं तो मलेरिया जो है वो हमारे अंदर पहुंचता है। तो इसे अगर मैं और थोड़ा जूम करने का प्रयास करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, परजीवी ब्रैकेट में जीवाणु लिखा है, रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, मतलब कि लीवर में जो है ये चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्वेश्चन हमने देखा था, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। मतलब कि हम देखते हैं कि जब मच्छर हमें काटता है तो वो रक्त के थ्रू जो है हमारे यकृत तक पहुंच जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की।
और एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील इसमें आप देख रहे हैं, आपको ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 1 ही है, वहीं से पूछा गया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है और इसमें एक ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा इसमें आप देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल में जो है घुलकर एक नया जो है उत्पाद बनाता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अगर पूरा पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं, ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देखिए अभी तो हम लोग ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देख लिए, साइंस के भी क्वेश्चंस पे बात कर लिए हम लोग, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हम लोग देख लिए हैं। एक दो मैथ्स के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको इधर एक मैथ का क्वेश्चन दिख रहा होगा, और चूंकि मैथ्स के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करना है, मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स बहुत कम समझ में आती है। तो देखिए अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तब तो कोई ये समस्या वाली बात ही नहीं है, और अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट बताऊंगा। वहां से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर पर उसी से रिलेटेड या उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में टीआरई 4.0 में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस जो है संख्याएं थोड़ा इधर उधर कर दी गई हैं, पूछा गया था 64th बीपीएससी में। आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक कमरा जिसकी लंबाई, चूंकि देखिए यहाँ पे लंबाई चेंज कर दिया है, चौड़ाई 9 मीटर कर दिया है और ऊंचाई जो है 8 मीटर कर दिया है। इसमें भी सेम ही चीज पूछी जा रही है कि अधिकतम लंबाई क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको अगर मैथ्स नहीं आती है या बहुत कम आती है मैथ्स, और आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कोई कोर्स खरीद ले मैथ का, कोई लंबा चौड़ा कोर्स या ढेर सारा कोई वीडियो देख लें, तो देखिए आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो मैं आपको जो सोर्स बता रहा हूं, आप वहां से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लगभग जो है आधे या मतलब 4 से 5-6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे सही सही। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये 64th बीपीएससी में पूछा हुआ है, अर्थात आपको केवल एक जो है कोई पीवाईक्यू लेके आना है, चाहे आप घटना चक्र की पीवाईक्यू ले सकते हैं। बीपीएससी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं ये, जो बीपीएससी के द्वारा पीसीएस के एग्जाम कराए जाते हैं, बिहार पीसीएस के, वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप एक जो है पीवाईक्यू ले आ सकते हैं, यूथ की ले आ सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र की भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। तो आप वहां से जो है मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं आप उन्हें जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वहां से अभी आपको मैं जो आगे दिखाऊंगा आप एकदम सोचेंगे कि तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन उठा के रखा गया है। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि है टीआरई 2 का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे टीआरई 4 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। आप मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली यहाँ से उठा लिए जाते हैं। आप क्वेश्चन ये देख, इसे एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 0.40 है, फिर 1225 है, अपॉन में 0.405329 इसका मान पूछ रहा है। और सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि x बराबर वही है अंडर रूट में जो है 0.401225 अपॉन में है 0.405329, वो तो x का मान क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है, 35/73 यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में मिल रहा था, 35/73 आपको वहां पे भी ऑप्शन में दिख रहा था, इसका करेक्ट आंसर भी यही है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। ये हालांकि है टीआरई 2 का क्वेश्चन, लेकिन आप मान के चलिए कि जैसे यहीं से क्वेश्चंस, यहीं से आधार लिए जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस को बनाना कैसे है वो यहीं से लगभग मैं जो देख पा रहा हूं या मैं जो जितना समझ पा रहा हूं कि क्वेश्चंस बीपीएससी इन्हीं आधार पे बनाती है, और ये तो एज इट इज उठा लिया गया है, एज इट इज एकदम उसका करेक्ट ऑप्शन भी जो है इसमें डाल दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी तो आपने केवल क्वेश्चंस देखे हैं कि आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों से। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, जहां से आपको एग्जाम में अवश्य ही हेल्प मिलेगी। तो देखिए आप कक्षा 8 की एनसीईआरटी हमारे अतीत आती है भाग 1 और भाग 2। इसमें देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और भाग 2 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों ही पार्ट जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। पार्ट 2 को तो आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एनसीईआरटीज में देखिए मैं आप बात करूंगा ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 9 और 10 की ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से जरूर पढ़ लें,
क्योंकि ज्योग्राफी से भी 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज्योग्राफी 9-10 की जरूर पढ़ लीजिए। साथ में अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आती है एक 11वीं की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, आप उसको भी पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ पाए तो। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो 9-10 की तो जरूर पढ़ लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल रहेगी आपके लिए। साइंस में अगर मैं देखिए बात करूं तो साइंस में आपको 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए उसे। जो कि मैं आपको दिखाया ना, एक कैसे रिएक्शन के थ्रू क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जल में घुलनशील कौन सा वो पूछा गया था जो ऑक्साइड है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटीज में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और भी मैंने आपको दिखाया जो मलेरिया से क्वेश्चन पूछा गया था, मलेरिया परजीवी, तो आपको वो 12वीं हालांकि एनसीईआरटी में देखने को मिला था। देखिए 12वीं एनसीईआरटी का मैं आपको वो चैप्टर जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी आपको अगर पीडीएफ मिल जाए तो जरूर आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसीज से संबंधित क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और टीआरई एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए डिसीज वाला जो चैप्टर है कक्षा 12वीं का, ये मेरे ख्याल से 8वां चैप्टर है। तो आप 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी से 8वां चैप्टर जो मानव स्वास्थ्य और डिसीज से संबंधित वाला चैप्टर है, उसे भी आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। और देखिए बात करें मैथ्स रह जाता है हमारा, तो मैथ्स के लिए देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको बहुत ज्यादा इसे नहीं टफ समझना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन उस लेवल के हाई लेवल के बहुत नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तब आपके लिए समस्या हो सकती है। तब के लिए भी मैंने आपको बताया कि आप या तो यूथ का ले लीजिए पीवाईक्यूज जो बीपीएससी पीसीएस के एग्जाम्स कराती है उसका, या फिर आप ले लीजिए घटना चक्र के पीवाईक्यूज। उसमें जो मैथ्स के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से लगा जाइए, उनके आधार पे कोई क्वेश्चन आता है ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें। तो देखिए ये मैथ्स की बात हो गई। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि आप कोई मंथली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी की किताब सबसे अच्छी होती है, और भी किताबें हैं मार्केट में, पर स्पीडी से जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं। बाकी तो करंट अफेयर्स चूंकि मैं भी जो है वो ऐसे ही पढ़ता था, मतलब वीडियोस के माध्यम से, तो वीडियोस के माध्यम से हालांकि ठीक भी रहता है। आप कोई भी एक महीने का वीडियो उठा लीजिए जिसमें 1 महीने का पूरा आपको मिल जाए। आपको उत्कर्ष चैनल पे कुमार गौरव सर का भी मंथली वीडियोस मिल जाएगा, तो आप उनका भी पढ़ सकते हैं। एक और चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, आप अक्षय सर का भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा करंट अफेयर्स जो है मंथली ले आते हैं। तो आप कोई भी मंथली वीडियो फॉलो करिए, क्योंकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे जो आपके टीआरई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वहां पे चूंकि देखिए हम पोल क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रहे हैं जो पीवाईक्यूज हैं, और आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हम सभी अपलोड कर रहे हैं, और उनके फाइनल आंसर की के साथ में, मतलब आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि इसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, आयोग ने क्या माना है क्या नहीं माना है। हम फाइनल आंसर कीज जो है उसकी पोस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको भी जरूर देख लें और ज्वाइन कर लें। बाकी चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं। मैं आपके बीच ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।